नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आई इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक आज भी करेंगे, मिलकर के समाधान करेंगे। एक प्रश्न कमेंट बॉक्स में दूंगा जिसका जवाब आपको देना है सभी को। एपिसोड 39 पे हम आ चुके हैं। चलिए सीधे पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज के जो 5 टॉपिक होने वाला है करंट अफेयर्स के लिहाज से सभी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड TAF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर कहा गया है कि सही है कौन से कथन। जिस तरह से मैं पढ़ा करता हूं प्रश्न को, वैसे ही पढ़ा कीजिएगा प्रश्न को, ताकि आपसे कुछ गलतियां ना हो जाए। पहले कीवर्ड निकालना है कि पूछा क्या गया है, उसके बाद यहां पर क्या कमांड है और कौन से कितने। ये जो यहां पर कमांड है ना, इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हर बार स्टूडेंट जो है 2-3 प्रश्न इसी के वजह से गलत करके आते हैं सही जवाब जानते हुए। अब यहां पर ये जो 3 स्टेटमेंट है, इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यह इन स्पेस द्वारा शुरू की गई परियोजना है, यानी कि यह परियोजना जो शुरू की गई है वह इसके द्वारा, इन स्पेस के द्वारा। देखेंगे अभी आराम से हम। इसका उद्देश्य अब आपसे पूछा गया है कि भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए वित्त उपलब्ध कराना है ना, कि जो अंतरिक्ष स्टार्टअप्स होगा इसके लिए फंड तो चाहिए होगा, तो क्या इसके लिए फंड उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। दूसरी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके तहत प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रुपए की फंडिंग की जाएगी। ये तीसरी बात यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। तीनों चीजें हैं हमारे समक्ष टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड के लिए। अब इस पर जरा विस्तार से पहले चीजें समझ लेते हैं, फिर जरा देखते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र, ये जो इन स्पेस है इसको यही कहा जाता है, ठीक है। अब इसने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड जो है उसको लॉन्च किया है। तो पहली बात जो है ये कहा गया कि क्या इसी के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई, ये यहां पर सही हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब इस चीज को सबसे पहले हमें समझना आवश्यक हो जाएगा कि ये टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड होता क्या है, TAF क्या है। देखिए, भारत के जो अंतरिक्ष स्टार्टअप्स हैं और MSME के लिए जो वित्त पोषण परियोजना है, इस पे काम करना है इसका उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य में देखेंगे तो जो आयातित समाधानों पर निर्भरता है उसको कम करने के लिए किस तरह से स्वदेशी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को विकास में लाया जाए, उसके लिए तेज काम किया जाए, ये इसका लक्ष्य रखा गया है। और कुल राशि जो इसके लिए व्यवस्था की गई है अधिकतम, वह है 500 करोड़ रुपया। 50 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपया। तो यह स्टेटमेंट हमने देखा कि स्पेस के द्वारा ही हुआ है। उद्देश्य भी यही है कि अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए फंड की इकट्ठा करना, और यहां पर राशि जो है वह गलत है, यह 500 करोड़ के साथ यहां पर जाएगा। देखिए, इसमें क्या है एक चीज कि इसके लिए जो कहा गया है कि प्रति परियोजना अधिकतम जो फंडिंग की बात की गई है वह 50 नहीं बल्कि 25 करोड़ ही रखा जाएगा। तो इस लिहाज से भी यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपसे जो यहां पर पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, तो 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। 1 और 2 ए में है, तो ए विकल्प यहां पर सही होगा। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। नागरमोथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। नागरमोथा लगातार चर्चा में रहा है, आपने इसके विषय में पढ़ा भी होगा, है ना। और मैं लगातार कहता हूं कि कोई भी टॉपिक अगर आपको एनवायरनमेंट से टच करता हुआ मिले तो उसको थोड़ा सा ज्यादा इज्जत बख्शिए, क्योंकि वह पूछा जा सकता है। यहां पर कहा गया सही है और कहा गया कितने कथन सही है, नंबर आपसे पूछा गया है। तो अब सबसे पहले यहां पर जो है नागरमोथा, अब देखिए स्टेटमेंट क्या है, इसे नट घास के नाम से भी जाना जाता है। पहला स्टेटमेंट, चलिए इसकी मूल उत्पत्ति जो है क्या वो भारत से मानी जाती है। और तीसरा क्या है, इसमें कैंसर, मलेरिया, अवसाद एवं मधुमेह रोधी जैसे औषधीय गुण होते क्या है। ये 3 बातें यहां पर आपसे पूछा गया है। अब एक बात सबसे पहले हम लोग नागरमोथा के विषय में समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जो आपके स्टेटमेंट दिया भी है कि क्या इसको नटघास कहते हैं, हाँ ये बात सही है कि नागरमोथा को ही नट ग्रास कहा जाता है और मूल उत्पत्ति इसका भारत से ही माना गया है। हाँ, विस्तार इसका आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको इसके विस्तार के विषय में पूछ लिया जाए तो निश्चित तौर पर जो भी उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, इसके अलावा जो समशीतोष्ण वाला क्षेत्र है वहां भी, तो आप जैसे कि इसमें देखेंगे तो जो एशिया आ जाएगा, एशिया के साथ दक्षिण अफ्रीका वाला हिस्सा आएगा। अब नीचे चलेंगे तो उसमें ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका जो कि लैटिन वाला हिस्सा है। तो जो एरिया मैंने पहले कह दिया, जो उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण वाला क्षेत्र जो होगा, तो जो
पॉलिटिकली जो ग्लोबल साउथ मैप पर आप एटलस पर देखेंगे ना, वो विस्तार इसका देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो जड़ है और बीज है वो खाने लायक होता है। ठीक है, और जिसमें आपसे कहा गया है कि क्या ये औषधीय गुण होते हैं, कैंसर, मलेरिया, अवसाद और मधुमेह रोधी, तो हाँ, ये भी बात सही है, ये सारे औषधीय गुण होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। कितने कथन सही हैं? सभी तीन। सी विकल्प में यहां पर दिख रहा है, तो सी विकल्प के साथ हम सभी को चलना होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। और इस तरह का प्रश्न आजकल जो है ये पैटर्न समझना है। जवाब तो आप पढ़ करके ढूंढ ही लेंगे, लेकिन पैटर्न की प्रैक्टिस करना आवश्यक है। इस तरह का पैटर्न आजकल पूछा जाता है। क्या लिखा हुआ है? हाल ही में खनन मंत्रालय द्वारा। तो एक एक चीज को देखना है, यहां पर कीवर्ड को सही से नहीं देखेंगे ना तो दिक्कत होगा। दूसरी बात, कोई भी प्रश्न अगर लंबा है तो बहुत घबराना नहीं है, उसका जवाब बहुत छोटा होने वाला होता है। ठीक है, तो हाल ही में खनन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से लघु खनिजों के किस समूह को, लघु खनिजों के किस समूह को प्रमुख खनिजों की सूची में पुनर्वर्गित किया गया है? और यहां पर आपको 4 विकल्प जो है दिए गए हैं। कुछ खनिजों के नाम हर विकल्प में आपको यहां पर दिया गया है। देखिए, खनन मंत्रालय ने यहां पर जो है निश्चित तौर पर कुछ जो प्रमुख खनिज हैं उसकी सूची को आप कह सकते हैं कि पुनः वर्गीकृत किया है। उसमें अगर आप देखेंगे जैसे बैराइट के विषय में आप देखेंगे, उसके अलावा जो यहां पर बात किया जाता है फेल्सफर, उसके बाद अभ्रक, उसके बाद जो क्वार्ट, इन सभी को क्या किया है कि लघु खनिजों की सूची से निकाल करके और प्रमुख खनिजों की सूची में पुनर्वर्गित कर दिया गया है। यानी कि पहले जो ये यहाँ सूची में रखा जाता था, अब ये यहाँ नहीं रहेगा। अगर प्रश्न इस तरीके से आए तो ध्यान रखना है, अब ये प्रमुख खनिज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें अब आपको ध्यान में रखना है। तो कहां पर हम चाहेंगे? यहां पर बी विकल्प के साथ जो खनिज है बैराइट है, फेल्सफर है, अब्रक है और क्वार्ट्ज है। यानी कि बी विकल्प जो है ये सही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात फिर से, ये लघु खनिज अब नहीं होंगे, अब ये प्रमुख खनिज होंगे। खनन मंत्रालय ने इस काम को किया है। तो यहां पर प्रश्न में ही कई फैक्ट आपको मिल गया। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है, और ये जो खनिज है इसका नाम आपके जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए, चौथे प्रश्न की तरफ चले। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग लगातार चर्चा में रहा है, और इसको तो 5 स्टार डाल ही दीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न हो सकता है। सही है, पूछा गया है कौन से कथन? तीनों कथन को सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं। इसकी स्थापना जो कहा गया है कि क्या कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई है। यानी कि जब हम देखते हैं किसी कमीशन वगैरह को एस्टेब्लिश किया जाता है तो अधिनियम लाया जाता है। तो यहां पर क्या कहा गया कि क्या यह अधिनियम से है या सिर्फ कार्यकारी आदेश जारी करके इसकी स्थापना कर दी गई है? देखेंगे इसको हम। इसे भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर गठित किया गया। क्या उसको रिप्लेस किया गया इससे? यह गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने पर केंद्रित है। ये चीजें तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर आप एलिमिनेट करने जाएंगे इतने बातें तो आप समझ जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विषय में समझेंगे, उसके बाद ये चीजें अपने आप ही प्रश्न देखेंगे, आप समाधान कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सबसे पहले गठन की बात की गई, स्थापना की बात की गई, और कहा गया कि इसका माध्यम जो है कार्यकारी आदेश है। देखिए, जब इसका गठन हुआ आपको ध्यान होगा 2019, आपको ध्यान होगा, है ना? आज से 6 साल पहले चलिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम आया था 2019 में, और उसी अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया, ना कि कार्यकारी आदेश के द्वारा। तो यह स्टेटमेंट तो भैया गलत हो गया। और यहां पर एक बात समझना है कि इसने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में जो ये आया था, उसकी धारा 3A के तहत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद का ये अब स्थान ले लिया है। तो जो दूसरा यहां पर ये था भारतीय चिकित्सा परिषद का स्थान लिया है, तो जाहिर सी बात है, हाँ, रिप्लेस उसको किया है, तो ये सही हो जाएगा। अब यहां पर ये जो गुणवत्तापूर्ण और सस्ती चिकित्सा शिक्षा, मैंने कहा था कि पहले भी आप कर ले जाएंगे भाई, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की गठन किया गया है, तो जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि देश में मेडिकल जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा महंगा है ना? गरीब लोग तो सोच भी नहीं सकते डॉक्टर बनने के बारे में। तो उस स्थिति में निश्चित तौर पर सरकार ने कोशिश तो किया होगा कि एक आयोग बनाओ जिसमें क्वालिटी हो एजुकेशन में, और एजुकेशन जो है सस्ते दर पर उपलब्ध हो जाए, बहुत पैसा ना खर्च करना पड़े। तो यह उद्देश्य निश्चित तौर पर इसमें रहेगा। तो ये गलत हो गया, कार्यकारी आदेश नहीं होगा, और ये दोनों जो है सही स्टेटमेंट हो गया। कौन से कथन सही है? 2 और 3, 1, 3, 2 और 3 हो गया सी में। चलिए, सी विकल्प जो है यहां पर सही हो जाएगा। को समझ गए ना? यहां से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे महत्वपूर्ण आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, झूमर लोक नृत्य 5 स्टार, और प्लस में और डाल लीजिए।
आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होगा ये टॉपिक, कई बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब इसके विषय में समझते हैं। झूमुर लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? स्टेट पूछा गया है। यूपीएससी क्या सीधे ऐसे पूछेगी? पूछ भी सकती है, लेकिन इतना फैक्ट नहीं पूछेगी यूपीएससी, इतना सीधे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा करके कुछ और इसमें हो सकता है स्टेटमेंट 2-3 बना दे। तो हम सबसे पहले समझ ही लेते हैं झूमुर नृत्य चर्चा में कैसे आया है। देखिए, एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन के दौरान असम की जो चाय जनजातियां हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी ट्राइबल्स। आप जानते हैं ना कि असम में चाय की बागान होते हैं, खेती होता है, तो जनजातीय समुदाय इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बड़ा जनजातीय समुदाय ही हो गया जिसको चाय जनजातियों कहा जाता है, यानी कि ट्री ट्राइबल्स इनको कहा जाता है। अब इनके द्वारा ही जो है झूमुर नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, अब झूमुर नृत्य के विषय में समझ लीजिए। तो एक चीज तो समझ में आ गया, आसाम आपको समझ में आ गया, विकल्प तो डी होगा, ये सही जवाब आपके पास उपलब्ध है। दूसरी बात, यहां मैंने आपसे एक स्टेटमेंट कहा है, चाय जनजाति यानी कि ट्री ट्राइबल्स, इसके विषय में निश्चित तौर पर आप ध्यान रखिएगा, यहां इससे स्टेटमेंट बन सकता है। अब झूमुर नृत्य के विषय में समझ लेते हैं। देखिए, झूमुर तो सदान, ये जातीय भाषाई समूह का जो है ये एक लोक नृत्य है। इस नृत्य में होता क्या है कि महिलाएं मुख्य नर्तक एवं गायिकाएं दोनों ही होती है, जबकि पुरुष क्या करता है कि अब जैसे वाद्य यंत्र हो गया, और वाद्य यंत्र में भी जो पारंपरिक है, क्लासिक है, जैसे कि एक होता है मादल, एक होता है ढोल तो जानते होंगे, एक होता है ढाक जिसको आप कह सकते हैं ड्रम आज की भाषा में, झांझ आप जानते होंगे, झांझ बजाने का होता है, एक बांसुरी तो जानते ही होंगे, शहनाई जानते होंगे बिस्मिल्लाह खां का। ये सब क्या है, जितने भी वाद्य यंत्र का मैंने नाम लिया है ये पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, है ना। लंबे समय से भारतीय संस्कृति में आप देखेंगे सामवेद में भी इन सब की चर्चा की गई है। आप जानते हैं कि सामवेद में संगीत की चर्चा किया गया है, वहां भी ये पारंपरिक जो चीजें हैं उसका चर्चा आपको मिलेगा, बहुत सारी चीजों का। तो यहाँ पर पुरुष जो है ये यंत्र बजाएंगे, और महिलाएं जो होंगी ये नर्तकी भी होंगी मुख्य, और गायिकाएं भी होंगी। और इस दौरान क्या होता है कि महिलाएं विशेष रूप से लाल और सफेद साड़ियां पहनती हैं। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों स्टेटमेंट जो मैं बोला हूं कि पुरुष वाद्य यंत्र बजाएंगे, महिलाएं नृत्य करेगी, गायन का काम करेगी, और महिलाएं जो साड़ी पहनेगी वो लाल और सफेद कलर का होगा। आप असम के कल्चर को समझेंगे, बंगाल के कल्चर को समझेंगे, तो वहां आप देखेंगे कि महिलाएं जो है साड़ी इसी कलर का ज्यादा पहनती हैं। और एक जो स्टेटमेंट मैंने शुरू में बताया था, चाय जनजाति, टी ट्राइबल्स, इतने चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। यहां से सिर्फ स्टेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्न आता है, यहां प्रश्न बहुत अच्छा खासा बन सकता है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है, इतना आपके लिए काफी हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिया गया है। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ढूंढ करके लिख करके आप हमें बताएंगे। मैं देखता हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग जो है सही कमेंट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोगों को शंका हो रहा है कि भाई ये लेक्चर चलता रहेगा, एकदम चलता रहेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक प्रीलिम्स आपका हो नहीं जाता है तब तक ये लेक्चर जारी रहेगा। करेंट अफेयर्स की अच्छी खासी तैयारी आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। तो लगातार आप हमसे जुड़े रहें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।